जिंदा नहीं है, जीवित भी नहीं है। बैठ जाओ, मैं समझा देता हूं। आप बैठ जाइए, मैं समझा देता हूं। मान्यवर, जब लोकसभा का विघटन होता है, लोकसभा जब विघटित हो जाती है तो अनुच्छेद 107 के तहत लंबित विधेयक जितने भी है वो विलोपित हो जाते हैं, यहां पर नहीं रहते। नहीं, कल उन्होंने सवाल किया था कि विधेयक क्यों फिर से लाना पड़ा। हमारा विधेयक पड़ा है, नहीं पड़ा है इसलिए विधेयक फिर से लाना। बैठिए बैठिए आप। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मान्यवर, अब डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन हो गया, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है मान्यवर। कोई पक्षापक्षी नहीं होनी चाहिए। और मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की है। हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है, परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया। एक बार शुरुआत करनी चाहिए और एक बार शुरुआत करें, उसके बाद पहला डिलिमिटेशन कमीशन मगर पारित नहीं हुआ मान्यवर। ये कमेटी में रखना ही शुरुआत मानते हैं। इनके जो नारे हैं गरीबी हटाओ जैसे हैं, 50 साल हो जाए मगर गरीबी नहीं हटती। हम ऐसे नहीं है मान्यवर। हम तो जो कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है मान्यवर। इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे
और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। मान्यवर, अभी अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए। उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना दादा, नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट्ठियां आकर पढ़ जाना ठीक है। भैया, मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद के अंदर नेता चुने गए और कहा गया उनको भाषण करने के लिए, लिखा हुआ भाषण एक साइड पे रह गया। उन्होंने कहा 2014 में मेरी सरकार दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं की सरकार। और मान्यवर, आज देश के 80 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, पानी, दवाई, गैस का सिलेंडर और खाने के लिए अनाज देने के बाद आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। और मोदी जी ने ये जो वादा किया था, मान्यवर, ये जो वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। और ये सारे जो ओबीसी का राग आलपते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का काम। मान्यवर, इसलिए मैं सभी दल के सांसदों को एक विनती करना चाहता हूं, आपको लगता है इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर हम जो लेकर आए हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात है। कृपया उसका समर्थन कीजिए। 4 बार इस संसद को, देश की माताओं को हमने निराश किया है। इस बार राजनीतिक पक्षापक्षी से ऊपर उठकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब ये विधेयक का समर्थन करें। और यश आपका भी है, हमारा भी है, छोटे से छोटे निर्दलीय सांसद का भी है, ये यश संसद का है, सदन का है। हम सब मिलकर इसको पारित करें, यही मेरा सबसे अनुरोध है। नो प्लीज, अर्जुन मेघवाल जी।
તો આપ સાંભળી રહ્યા હતા કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહને મહિલા અનામત બિલ પર તેમણે ભૂતકાળથી લઈ વર્તમાનની સ્થિતિ અને સરકારની મંશા વિશે વાત કરી. એક તરફ રાહુલ ગાંધીએ ઓબીસી સચિવ આ દેશમાં કેટલાય સવાલ ઉઠાવ્યો, પરંતુ અમિત શાહે ભાષણના અંતમાં તેમણે એ પણ વિરોધ પક્ષને ગણાવ્યું કે તેમના પક્ષમાં અને કેન્દ્ર સરકારમાં કેટલા ઓબીસી પ્રધાનો છે. તો મહિલા અનામત બિલ પર ચર્ચા સમયે અમિત શાહે અલગ અલગ મુદ્દાઓને ટાંક્યા. હાજર સાંસદોને એ જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે 2014થી લઈને કેન્દ્ર સરકાર, ભાજપની સરકાર મહિલા સશક્તિકરણ માટે કેવા કાર્યો કરી રહી છે. પરંતુ અનામતની ચર્ચા વચ્ચે સદનમાં જ રાજનીતિ તેજ થઈ ગઈ. આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ અને હોબાળો પણ થયો. પરંતુ ભાષણના અંતમાં અમિત શાહે તમામ સાંસદોને, તમામ પક્ષોને આ બિલ પર સહમતિ દર્શાવવા માટે અપીલ કરી. અમિત શાહે રાહુલ ગાંધીના સવાલ પર સ્પષ્ટતા પણ કરી કે દેશ સરકાર ચલાવે છે, સચિવ નહીં. તેમના મંત્રીમંડળમાં કેટલા ઓબીસી નેતાઓ છે એનો પણ હિસાબ અમિત શાહે રાહુલ ગાંધીને આપી જ દીધો. પરંતુ મૂળ વાત મહિલા અનામત બિલ અને મહિલા અનામત બિલ અંગે અમિત શાહે કેટલાક સ્પષ્ટીકરણ પણ કર્યા. સ્પષ્ટીકરણની સાથોસાથ આ બિલના ફાયદા પણ ગણાવ્યા અને સાથોસાથ વિપક્ષને તેને લાગુ કરવાનો મુદ્દો, જે વિપક્ષ જ્યારથી આ બિલ સંસદમાં રજૂ થયું ત્યારથી ઉઠાવી રહી છે કે જલ્દી જ આ બિલ પાસ થાય અને જલ્દી જ તેનો અમલ થાય, ત્યારે અમિત શાહે પણ સ્પષ્ટતા કરી કે 2029માં આ બિલની અમલવારી થશે તે પહેલાં તેને પાસ કરાવવું, તેને સહમતિ દર્શાવવી જરૂરી છે. એટલે વિપક્ષને પણ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે આ બિલના કારણે આ દેશમાં મહિલાઓનું સ્થાન, આ દેશમાં નારી શક્તિને વધુ વેગ મળશે. પરંતુ આ સમગ્ર બિલની ચર્ચા વચ્ચે રાહુલ ગાંધીના સવાલ અને અમિત શાહની સ્પષ્ટતા વધુ સાંભળવા મળી.